हेलो बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम 12th क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पहला चैप्टर का हम समझने वाले हैं गॉस परिमेय। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये यदि आप नहीं समझें तो आगे इसके बाद एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर टॉपिक में ये गॉस बाबा जो है एंट्री मारेंगे। ठीक है ना, तो इसे आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए ऐसे गॉस परिमेय हम एक बार एग्जाम के टाइम पीछे पेज पर पढ़ा चुके हैं, मेरे ही चैनल पर इसी पर मिल जाएगा आप लोगों को। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा और मज़े से अच्छे से। नहीं तो देखिए गॉस परिमेय होता क्या, पहले ये समझिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स आपको पता होना चाहिए, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, देखिए है दिक्कत क्या है कि हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक इस वाले टॉपिक को पढ़िएगा उस वाले टॉपिक को छोड़ दे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हर एक टॉपिक को समझकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो काम दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये ना 1/ε0 गुना होता है, मतलब अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि फाई ई, ठीक है, गॉस परिमेय में कुल विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित किया जाता है। ये नहीं कहीं पर भी फाई ई से सूचित किया जाता है, तो फाई ई बराबर Q/ε0, ये आपका है गॉस परिमेय। ये तो हुआ गॉस परिमेय, गॉस थ्योरम। ठीक है ना, ये आपका हुआ गॉस थ्योरम। ठीक है ना, कि QE बराबर Q/ε0, क्यों क्या है, आवेश है। ठीक है, तो हमने ये गॉस परिमेय को यहाँ पर लिख दिया। 2 नंबर में आए तो यहाँ तक आपका काम ठीक है चल जाएगा। ठीक है ना, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं। अब ये प्रमाणित करेंगे कि कैसे, इसका प्रमाण देंगे कैसे। ठीक है ना, तो प्रमाण के लिए हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं और यहाँ से एक गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम इस बिंदु पर वेक्टर ई लेते हैं जो कि दिशा होगा। ठीक है ना, वेक्टर ई जो कि दिशा हो जाएगा। वेक्टर ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर ई दिशा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हम डॉट लाइन से इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ से हम इसको एंगल बनाते हैं, ये आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा या कोई एंगल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं, यहाँ पर मानते हैं डी, ये इसका कुल क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पर ये केंद्र है आपका, यहाँ पर प्लस Q आवेश है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के R त्रिज्या है, आपके त्रिज्या इसका R है, और ये आपका है थीटा बराबर d ओमेगा होता है। ठीक है ना, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब चलिए प्रमाण में क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला एक छोटा सा भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपका एक छोटा सा भाग दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसको हम P बिंदु मानते हैं। तो बिंदु P पर एक छोटे से भाग का विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ई क्षेत्रफल है, वेक्टर डी है वेक्टर, कुल क्षेत्रफल इसका है। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं। एक छोटे से भाग के लेते हैं, छोटे से भाग के लिए आप लोग को चाहिए तो ये लिख सकते हैं कि केंद्र O पर Q आवेश धनात्मक आवेश से इसे R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर वेक्टर E दिशा है। ठीक है ना, और यहाँ पर dA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है ना, डी थीटा बराबर d ओमेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। छोटे से भाग के लिए हम चलेंगे, तो छोटे से भाग के लिए यहाँ पर निकालते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, छोटे से भाग के लिए यानी डीए के लिए हम लिए हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, तो विद्युत फ्लक्स हो जाए डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए होता है। कहाँ से, तो विद्युत फ्लक्स से, विद्युत फ्लक्स से। ठीक है ना, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए होता है। समझ में आ गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका बी ए कॉस थीटा, फार्मूला होता है। ठीक है ना, वेक्टर। ठीक है, मैथ में आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डी फाई ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा,
ई ए कॉस थीटा, ये आपका डी फाई का मान हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। समझ में आ गया ना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई का मान होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ई का मान की बात करें हम तो ई का मान होता है 1/4πf sin नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई का मान को फिल कर देंगे, डी फाई ई बराबर ई का मान 1/4πf sin नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर इंटू ए कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको सजा देंगे तो डी फाई ई बराबर क्यू बटा में 4πf sin नॉट इंटू ए बटा में कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और ध्यान दीजिएगा, डी ओमेगा की बात करें ना तो डी ओमेगा का मान होता है ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं इसको हम डी ओमेगा लिख सकते हैं कि डी फाई ई बराबर क्यू बटा में 4πf sin नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। समझ आ गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं, इधर कुल विद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन कर देना है। तो चलिए कर देते हैं इंटीग्रेशन दोनों तरफ। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बटा में 4πf sin नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है। अब ये तो अचर है ना, ठीक है ना, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव खत्म होगा तो फाई ई बराबर क्यू बटा में 4πf sin नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है ना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है 4π। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होता है, 4π। थोड़ा सा घुमा देना, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है 4π, ठीक है ना। तो चलिए फाई ई बराबर क्यू बटा में 4πf sin नॉट इंटू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन 4π, 4π से 4π कटेगा तो फाई ई बराबर क्यू बटा में f sin नॉट, ये आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना, ये प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में ना। तो चलिए इसे कर लीजिए, बाकी के क्लास में देखेंगे आगे।